everyone, Assalamu alaikum. This is Sana Nawazish, and in this video we are going to discuss another social problem that is related to science and technology in our society and in different societies. Recent videos में when I had given you the introduction of social problems, उसके बाद कुछ problems के ऊपर discussion करते हुए different perspectives को apply किया था. Like we had talked about educational problems, then we had talked about different other problems as well. Health and mental illness वाले problems की बात की थी. You can go and visit in the channel. So आज की जो वीडियो है it is also going to be very interesting, क्योंकि जब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि आपको अगर बहुत सारी फिजिबिलिटी प्रोवाइड की गई है आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ साइंस, अगर आपका कम्युनिकेशन फास्टर हो गया है, ईजियर हो गया है, अगर आपका ट्रांसपोर्ट ईजियर हो गया है, अगर आप दुनिया से कनेक्टेड हो गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो उसके साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं जो नंबर ऑफ़ पीपल फेस कर रहे हैं. और वो सारे प्रॉब्लम्स जो कि नंबर ऑफ़ पीपल फेस करते हैं किसी भी सोसाइटी में, वो जस्ट प्रॉब्लम नहीं होते, वो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं. वाई? बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल आर नेगेटिवली इफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और बिहेवियरल पैटर्न. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिर क्यों आई हमारी सोसाइटी में, और फिर एट दी एंड ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से सोशल प्रॉब्लम्स हैं और उनके बारे में डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अपने फ्रेमवर्क में क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिस्कस करते हैं. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट बाय डिफाइनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्योंकि जब मैं एक सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट टर्म दैट इज़ रिलेटेड टू दैट सोशल प्रॉब्लम, और उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे इन दी फ्रेमवर्क ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम. सो साइंस क्या है? साइंस इज़ अ मेथड थ्रू विच एन ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरीफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज इज़ डिस्कवर्ड. साइंस के बारे में मैंने कहा कि इट इज़ मोर देन अ डिसिप्लिन, इंस्टेड इट इज़ अ नॉलेज, इंस्टेड इट इज़ अ मेथड, इट इज़ अ प्रोसेस. किस चीज़ का मेथड है? जिसमें हम ऐसा नॉलेज डिस्कवर करते हैं जो कि वेरीफाइड भी होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है. मैं वेरीफाइड और ऑर्गेनाइज्ड पे बात करूँगी यहाँ पे एक्सप्लेनिंग साइंस. ऑर्गेनाइज्ड कोई चीज़ कब होती है? जब उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप प्रोसीड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आप डिफरेंट क्लासेस से गुजरते हैं और उसके बाद आप हायर लेवल पे पहुंचना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में. आप अगर किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपकी प्रमोशंस होती हैं, आप डिफरेंट ग्रेड से गुजरने के बाद प्रमोट किए जाते हैं. आप डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को फॉलो करने के बाद आगे की तरफ जाते हैं. तो इसी तरह से साइंस में भी कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, और नॉट इन जस्ट नेचुरल साइंसेज बल्कि सोशल साइंसेज के अंदर भी, जिसे आप अच्छे से रिसर्च के नाम से जानते हैं. तो आपको ये पता है कि उसके अंदर जब हम रिसर्च करते हैं तो हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और स्टेप्स को फॉलो करने का मतलब है आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं. तो साइंस इज़ अ मेथड थ्रू विच अ नॉलेज इज़ डिस्कवर्ड दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरीफाइड. वाई डू आई कॉल इट वेरीफाइड? वो चीज़ जिसको आप बार बार स्टेप्स के थ्रू फॉलो करने के बाद वेरीफाई करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो वेरीफाइड होगी. एक ऐसी कंक्लूजन जो आपने सब्जेक्टिविटी के साथ सामने प्रोवाइड कर दी किसी को अपने ओपिनियन बेस्ड, उसे हम करेक्ट नहीं मान सकते. बट वो कंक्लूजन जो आप कुछ खास स्टेप्स को फॉलो करने के बाद सामने लेकर आते हैं, डिफरेंट डाटा कलेक्ट करने के बाद, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करने के बाद सामने लेकर आते हैं, तो वो चीज़ हमेशा ऑब्जेक्टिव, एम्पिरिकल और वेरीफाइड होती है. सो साइंस वो नॉलेज है, वो मेथड है जिसके थ्रू आप ऐसा नॉलेज डिस्कवर करते हैं जो वेरीफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है. आई होप दिस टर्म इज़ क्लियर. अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू साइंस. इट इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैकेनिक्स टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. आप अगर देखें कि आपकी सोसाइटी में साइंस आई क्यों, टेक्नोलॉजी आई क्यों, हमारी सोसाइटी में अगर कोई चेंज आता है तो एक चेंज तो वो होता है जो कि क्विक होता है, जो कि अनप्लान्ड होता है. फिर एक चेंज वो होता है जो कि प्लान्ड होता है, जिसकी नीड होती है. तो हमारी सोसाइटी में ऐसी क्या नीड हुई कि टेक्नोलॉजी आ गई? और टेक्नोलॉजी ने क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन वास्ट हो सके, आप दुनिया से कनेक्टेड हो सकें, आप और डिफरेंट प्रॉब्लम से साइटी पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही थी. अगर यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करती हूँ, फैक्ट्री सिस्टम की बात करती हूँ, तो टेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस. आप साइंस से जो भी सीखते हैं फिर आप उसे अप्लाई करते हैं
ताकि आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डिस्कवर कर सकें। और अब यहाँ पे बात ये है कि क्या वाकई में टेक्नोलॉजी सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है सोशल प्रॉब्लम्स का, या फिर ऐसा भी है कि साइंस इज़ एक्चुअली टेक्नोलॉजी इज़ एक्चुअली परपेचुएटिंग डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स इन योर सोसाइटी। यहाँ पे आई वुड रेफ़र टू दी इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा अगेन, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और उसके बाद अगर लोगों के हालात बदले, अगर मशीन्स आई, तो हम ये भी तो देखें कि मशीन्स ने कितने लेबरर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया, बिकॉज दे वर अनस्किल्ड, दे वर नॉट एबल टू अकोमोडेट इन दैट फैक्ट्री सिस्टम, इन दैट इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो हम ये भी तो देखेंगे। फिर और एल्कोहलिज्म वाला प्रॉब्लम, फिर होमलेसनेस का प्रॉब्लम, अगर हम अर्बनाइजेशन के साथ भी इसको लिंक करें, तो जब लोग रूरल से अर्बन एरियाज़ में जाएंगे इन दी सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उनको एकोमोडेट करना, वहाँ पे उनके लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स, होमलेसनेस, वाटर शॉर्टेज, रिसोर्सेज शॉर्टेज। तो हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते ऑब्जेक्टिविटी के को छोड़ के सब्जेक्टिविटी के साथ दैट टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस बिकॉज इट सॉल्व्स डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स, बट हमें एक दूसरी डार्कर साइड, फ्लिप साइड ऑफ कॉइन भी देखनी होगी कि टेक्नोलॉजी डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी तो लेकर आ रही है हमारी सोसाइटी में। वो प्रॉब्लम्स आपके मटेरियल कल्चर के साथ एसोसिएटेड भी हो सकते हैं और ओवरऑल सोसाइटी के स्ट्रक्चर के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों में इस पॉइंट को छोड़ती हूँ। यू पीपल think about different problems that are associated with technology and share with me in the comment section. Then कुछ terms को discuss करते हैं मज़ीद। First of all, mechanization. Mechanization is dominant in agricultural society. It means वो काम जो hands के through हो रहे थे, अब mechanization में वो काम machines कर रही हैं, tools कर रहे हैं। यानी वो काम जो लेबर्स ने करने थे, ह्यूमन हैंड्स ने करने थे, नाउ ह्यूमन हैंड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट टूल्स। फिर बात करते हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन इज़ डोमिनेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, और यहाँ पे इसका मतलब है कि ह्यूमन लेबर इज़ रिप्लेस्ड बाय मशीनरी एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे ऑटोमेशन को एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरी का रेफरेंस दूंगी जिसका नाम है मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी। उसका बैकग्राउंड क्या था? रे क्लार्क नाम का एक बंदा जो कि मैकडोनल्ड्स का ओनर था, वो ये चाहता था कि मेरे बर्गर ज़्यादा से ज़्यादा बिके, कम टाइम में, एफिशिएंसी हो। वो ये चाहता था कि मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड रहें, क्योंकि हर ओनर चाहता है कि मेरा बिज़नेस अच्छे से अच्छा चले, मुझे प्रॉफिट मिले। तो वो भी ये चाहता था। इसके लिए उसने 4 प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो थे एफिशिएंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी, कैलकुलेबिलिटी और ऑटोमेशन। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब था हर दफ़ा टेस्ट सेम होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब था कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बर्गर्स बने। कैलकुलेबिलिटी का मतलब था कि अगर एक बर्गर में फॉर एग्जांपल 100 ग्राम चिकन इस्तेमाल हो रहा है तो सब में 100 ग्राम ही हो, क्योंकि इसी से प्रिडिक्टेबिलिटी आएगी कि जब आप क्वांटिटी सेम रखेंगे। और चौथा था ऑटोमेशन, कि वो काम जो इंसान कर रहे हैं वो मशीन्स करेंगी। अब अगर आप इस पे गौर करें तो देखें कि अगर एक इंसान फॉर एग्जांपल आप कुछ बनाते हैं, आप एक दिन बनाएंगे, दूसरे दिन टेस्ट में ज़रूर डिफरेंस होगा, क्योंकि ह्यूमन हैंड्स डिफरेंस होगा। अगर आप एक बकेट में से मुट्ठी भर के अगर आप चावल निकालते हैं फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट टाइम में जो क्वांटिटी होगी, सेकेंड टाइम में वो क्वांटिटी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप हर चीज़ को कैलकुलेटेड करते हैं, तो हर चीज़ की क्वांटिटी सेम होगी, और सेम क्वांटिटी का मतलब है टेस्ट सेम आएगा, ह्यूमन एरर नहीं आएगा। ये वो 4 प्रिंसिपल्स थे जो कि उसने अप्लाई किए और वो सक्सेसफुल हो गया जो वो चाहता था। और इस चीज़ को देखा जाए तो आज की इंडस्ट्रियल और मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमें 4 यही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हुए नज़र आते हैं। मैं माइक्रो लेवल पे बैंक्स की मिसाल देती हूँ आपको। आप बैंक्स में जाएं, प्रिडिक्टेबिलिटी है, आपको पता है किस टाइम पे बैंक ओपन होगा, किस टाइम पे क्लोज होगा। वहाँ पे कैलकुलेबिलिटी है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। वहाँ पे मशीन्स हैं, ऑटोमेशन है, मशीन्स का यूज़ करके हर चीज़ की जा रही है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है। सो ये थी एक एग्जांपल, ये थी वो थ्योरी जिसे आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं। सो ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के अंदर ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर चुका है विद मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब बात करते हैं साइबरनेशन। ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के अंदर, यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल का मतलब है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बाद का जो एरा है, वो सोसाइटी जो है वहाँ पे मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए भी जब मशीन्स इस्तेमाल हों, इसको आप साइबरनेशन कहते हैं। और इसका इस्तेमाल भी आप डिफरेंट जगह पे अब देख रहे हैं अप्लाई होता हुआ।
फिर बात करते हैं वर्ल्ड इज़ गेटिंग स्मॉलर। पहले के दौर में स्टार्टिंग फ्रॉम पोनी एक्सप्रेस वॉज अमेरिकन मेल सिस्टम, जो कि कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल हुआ था, तकरीबन 18 मंथ्स के लिए, और उसके बाद इसका डाउनफॉल आ गया था। तब से लेकर आज आप अपने सिस्टम्स को देखें जिसमें आप टेक्नोलॉजी, आईफोन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखें हमारी दुनिया कितनी छोटी हो गई है, कितनी स्मॉलर हो गई है। वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज जिसमें मोबिलिटी है, जिसमें मूवमेंट्स हैं, आप सब आपस में इंटीग्रेटेड हैं। कहीं पे कोई किसी कंट्री से टूरिज़्म के लिए जा रहा है, कहीं पे कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो हम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फिर आज आप अपने कंट्री में बैठ के डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ इंटरेक्टेड होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वर्ल्ड इज़ गेटिंग सो स्मॉलर, अब आप आपस में इंटीग्रेटेड हैं। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ कि आपकी मोबिलिटी ईजियर हो सके। आपकी एयरलाइंस ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म एंड टेक्नोलॉजिकल फिक्स। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्निज्म को समझना होगा, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है समथिंग दैट कम्स आफ्टर मॉडर्निज्म। तो अगर मॉडर्निज्म का या मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पोस्ट मॉडर्निज्म भी नहीं समझ सकते। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म का मतलब है वो सारी थ्योरीज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद डेवलप की गई, जैसे आपका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, वो सारी थ्योरीज जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आई टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, टू अंडरस्टैंड सोशल फैक्ट्स, उनको आप मॉडर्निज्म के अंदर कंसीडर करते हैं। अब इसमें दो तरह की चीज़ें जो अप्लाई की जाती हैं या अंडरस्टैंड की जाती हैं मॉडर्निज्म में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। मीन्स पहले बारबेरिक सोसाइटी, स्टोन एज, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई है, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना भी मॉडर्निज्म के अंदर आएगा। दूसरी चीज़, मॉडर्निज्म में वो थ्योरीज भी आती हैं जो कि ये बताती हैं, ओपिनियंस देती हैं कि क्या मॉडर्निज्म ठीक है या मॉडर्निज्म ठीक नहीं है, मीन्स सपोर्ट करती हैं या क्रिटिसाइज़ करती हैं। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की। पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज वो थ्योरीज हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन के बाद आती हैं, और इनका मेन मोटिव ये है कि ये रिजेक्ट करती हैं दी सर्च फॉर रियलिटी। इनका मतलब है कि ये क्रिटिसाइज़ करती हैं, रिजेक्ट करती हैं, डिनाई करती हैं दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिनके मैंने नाम दिए, जैसे कि सिंबॉलिक, फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट। और इसके पीछे रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म आप कभी भी रियलिटी को सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पे दिखाई जाती है, बल्कि वो होती है जो आप उसको देखने के बाद अंडरस्टैंड करते हैं। रियलिटी वेरी कर रही होती है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक थ्योरी बना दें और आप कहें कि वो थ्योरी हर जगह अप्लाई हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली इज़ द व्यू दैट रैशनल थिंकिंग एंड साइंस आर लिमिटेड इन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड ट्रुथ। इनके अकॉर्डिंग आपकी साइंस जो है, बेशक उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि इट इज़ अनेबल टू प्रोवाइड ट्रुथ इन दी सोसाइटी। और साथ ही साथ फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कि जब रियलिटी आपके सामने नहीं है तो फिर साइंस के ड्रॉबैक्स में ये चीज़ आएगी। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ कि क्या टेक्नोलॉजी हर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? ऐसा नहीं है। आप सब्जेक्टिविटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि मैनी पीपल थिंक दैट सोशल प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व थ्रू अ टेक्नोलॉजिकल फिक्स? कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी इज़ दी आंसर? क्या और डिफरेंट डायमेंशंस नहीं है? क्या और डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? फिर बात करते हैं कंप्यूटर रेवोल्यूशन की। ये थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनको देख लीजिएगा। ये भी टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है ऑब्वियसली। इंटरनेट, आप कंप्यूटर की बात करें, आप इंटरनेट की बात करें, आज आप अपने पॉकेट्स में कंप्यूटर्स लेके घूम रहे हैं। आज इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तकरीबन हर इंसान को है, वो डिफरेंट जगह पे कनेक्टेड है। फिर आप इसके ड्रॉबैक्स की बात करें कि अगर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है तो ये भी तो देखें इसकी डार्कर साइड्स भी हैं।
अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ़ायदा है तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रेशन भी है। कहीं पर लोग इन्हीं कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करके वीडियो गेम्स खेल के सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। यही वो चीज़ें हैं जिनको देख के लोग एलियनेटेड हो रहे हैं, सोसाइटी से आउटक्लास्ट हो रहे हैं, लोगों में डिप्रेशन बढ़ना। फिर एक सेंटेंस आपने अक्सर सुना होगा, पीपल इन दी प्रेजेंट एरा आर सोशली कनेक्टेड बट एलियनेटेड इनसाइड। आज का जो इंसान है सोशल मीडिया पे लगता है कि हमारे 1000-2000 फॉलोवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हम सबके साथ कनेक्टेड हैं तो हम अकेले नहीं हैं। बट आज का इंसान सोशली तो कनेक्टेड है लेकिन अंदर से वो अकेला है, और जो इंसान अंदर से अकेला है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जिनके पास पैसा है, जिनके पास देखने में लगता है कोई कमी नहीं है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, वो खुद को अकेला फील करके अपनी जान देने की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, या तो उनकी सोशलाइजेशन इस वे में हो रही है जिस वे में नहीं होनी चाहिए। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि वो चीज़ें, वो लर्निंग प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स ने, फैमिली ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना था, अपने बच्चों में कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसमिट करना था, वही चीज़ें आज पेरेंट्स नहीं कर पा रहे। कहीं पे वर्किंग वुमेन हैं, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम्स हैं। अपने बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी पकड़ा दी है और टेक्नोलॉजी की मर्ज़ी है कि वो जिस तरह से आपके बच्चों को सोशलाइज करे, उनके लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल प्ले करती है और वो बच्चे किस तरह से सोशलाइज होते हैं और आगे जाने के बाद सोसाइटी में किस तरह का रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे डार्कर साइड्स हैं। अब बात करते हैं सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल इंटरेक्शन। एमएच में बैन कर दिया गया है ऐसी हर टेक्नोलॉजी को जिसको देखकर उन्हें लगता है कि इसकी वजह से उनकी कम्युनिटी में कोहेजन को ख़तरा है। आज हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी से हमें बहुत फ़ायदा है। अगर हम ईद पे लोगों को कॉल्स कर देते हैं मिलने के बजाय, तो हम समझते हैं बहुत फ़ायदा है। पर अगर सोशियोलॉजिस्ट इसको देखेगा तो वो कहेगा इट इज़ थ्रेट टू सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल इंटरेक्शंस। सोशल इंटरेक्शन पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बेसिक रोल प्ले करते हैं सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर। वो काम जो हम पहले फ़ेस टू फेस किया करते थे, जैसे मैं यहाँ पे मज़ीद अगर रिलेट करूँ तो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर लोग फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट करते थे। फिर 18th सेंचुरी के अंदर यूएस पोस्टल सर्विस आया, उसने लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी कि वो फ़ेस टू फेस के बजाय पोस्टल सर्विस के थ्रू भी इंटरेक्ट करें। उसके बाद टेलीफोन की इजाद होना 19th सेंचुरी के अंदर, और देन लास्ट 2 डेकेड्स में ईमेल, आपके मोबाइल फ़ोन्स और डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो वो एरा जहाँ पे लोग मिलते थे, वो सोशल सेटिंग्स, वो ओकेजन्स जहाँ पे लोग मिल सकते हैं, उनके बॉन्ड्स मजबूत हो सकते हैं, कोहेजन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है। अब उन ओकेजन्स पे लोग कॉल्स करते हैं, एक दूसरे को इमेजेस भेज रहे होते हैं, एक दूसरे को कॉल्स या मैसेजेस के थ्रू आप विशेस भेज रहे होते हैं, पर आप फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इट इज़ एक्चुअली अ डार्कर साइड अगर आप इसे गौर से देखें। यहाँ पे आपकी कोहेजन को, आपकी इंटीग्रेटेड जो एक फैक्ट होता है उसको ख़तरा है। आप इंटरकनेक्टेड नहीं है इन अ वे जैसे आप फेस टू फेस इंटरेक्शन में हो सकते हैं। क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं है, क्लोज बॉन्डिंग्स नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और बाकी 2 पर्सपेक्टिव्स किस तरह से टेक्नोलॉजी को और साइंस को अपने फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपकी सोसाइटी में आई तो वो इसलिए आई क्योंकि सोशल नीड्स थी, सोसाइटी की नीड्स थी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आपकी बहुत सारी नीड्स को फुलफ़िल भी किया है। तो जैसे फंक्शनलिज्म में हम बात करते हैं फंक्शंस की और डिसफंक्शंस की, तो अगर फंक्शंस की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंक्शन भी है आपकी सोसाइटी में, डिफरेंट फंक्शनिंग रोल्स प्ले किए जो आप जानते हैं। कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, आपकी इंटरेक्शन हो रही है डिफरेंट लोगों के साथ, ट्रेड हो रहा है, मोबिलिटी हो रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो डिफरेंट डिसफंक्शंस भी हैं, बहुत से टेक्नोलॉजी के डार्कर साइड्स भी हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बच्चों की सोशलाइजेशन, लोगों के अंदर डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स और डिफरेंट डार्कर साइड्स, इलेक्ट्रॉनिक एग्रेशन, फेक रिलेशनशिप्स, ये सारे डिसफंक्शंस हैं, ये सारे लेटेंट डिसफंक्शंस हैं आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है कल्चरल लैग का, जो अगेन स्पेशली ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। कल्चरल लैग क्या है? कल्चरल लैग इज़ अ कंडीशन that creates a gap between material and non-material aspect of your culture। क्या मतलब है इसका? आपके कल्चर के 2 पार्ट्स हैं जो कि लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल्चर के अंदर एक मटीरियल एस्पेक्ट होता है यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, और एक नॉन मटीरियल एस्पेक्ट होता है जिसमें आपकी वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स आते हैं जिन्हें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो वेरी करती हैं हर कल्चर के अकॉर्डिंग।
अब आपकी सोसाइटी में साइंस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, फॉर एग्जांपल कोई वैक्सीनेशन आ चुकी है, लेकिन आपका जो मटेरियल कल्चर है वो आपसे कह रहा है कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू अडॉप्ट दैट चेंज। फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि भाई ये चीज़ हराम है, कोई कह रहा है इसमें नशा है, तो आप उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो जो गैप आ जाता है, यानी साइंस टेक्नोलॉजी चेंज पहले आ चुका है मटेरियल कल्चर में, जबकि आपने उसे अडॉप्ट करने में चेंज आपने टाइम लगाया। क्यों? क्योंकि आपका कल्चर, आपकी जो बिलीव्स एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक गैप आ जाता है, ये गैप कल्चर लैग कहलाता है। तो ये अगेन एक अनदर सोशल प्रॉब्लम है, अनदर कंडीशन है दैट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से हम पीछे जाते रहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं ये इसीलिए मोटिवेटेड होते हैं सोसाइटी में क्योंकि इनसे प्रॉफिट मिलता है, और गवर्नमेंट के बजाय जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, वो इसमें ज़्यादा रोल्स प्ले करती हैं, फंडिंग्स करती हैं। और फंडिंग्स जो रिसर्च की होती हैं दे आर डिटरमिन्ड बाय डोमिनेंस ग्रुप, यानी जो आपकी सोसाइटी में जो लोग पावर में हैं, जो एलीट हैं, जो डोमिनेट ग्रुप है, जो पावरफुल ग्रुप है, जो लोग पावर में हैं, वही इन फंडिंग्स को डिसाइड कर रहे होते हैं, वही सोसाइटी में इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि कौन सी वाली एडवांसमेंट लेकर आनी है, किस सेक्टर में रिसर्च करनी है। प्राइवेट सेक्टर्स आर मोर इन्वॉल्व, और वो क्यों इन्वॉल्व है? उनके पास पैसा है, और गवर्नमेंट इसमें कम रोल प्ले कर रही है। सो एक ये ड्रॉबैक है जो कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बताता है। नाउ टॉक अबाउट सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वही बात करता है जो पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने डिस्कस की है, दैट साइंटिफिक ट्रुथ्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शंस बिटवीन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड पब्लिक। जो भी आप ट्रुथ्स अपनी सोसाइटी में देख रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। जैसे अगर लास्ट वीडियो में हमने मेंटल इलनेस की बात की थी, तो वो उसमें हमने ये देखा था कि हेल्थ या इलनेस एक तो वो है जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, फिर एक वो होती हैं जो सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म्स होती हैं जिन्हें आप सोशली खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेक्शंस। तो सर्च फॉर रियलिटी, सर्च फॉर ट्रुथ यहाँ पे हमें फेल होता हुआ नज़र आता है। और दूसरी चीज़ ये कि हु बिकम्स इन्वॉल्व इन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ सोशली डिफाइंड। कौन सा एस्पेक्ट होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिसमें इन्वॉल्वमेंट करनी है, ये सब चीज़ें सोशली डिफाइंड होती हैं। और इसमें आप कल्चरल लैग वाले एलिमेंट को भी लेके आ सकते हैं। आप पोलियो की एग्जांपल ले लें पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, कि ये तक स्टेप लेना पड़ा कि लोगों को हम जेल में डाल देंगे अगर उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कचरे नहीं पिलाए। क्यों? क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि नहीं ये चीज़ हराम है, नहीं ये चीज़ गलत है, इसमें नशा है, फलां चीज़ है, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। आप खुद से स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं, खुद से रॉन्ग जनरलाइजेशंस करके, गलत चीज़ों को परसीव करके आगे प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं और लोग उन्हें मानना स्टार्ट कर देते हैं। ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ सोशल प्रॉब्लम इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो सकते हैं। आई होप इट हेल्प, आई होप यू लाइक द वीडियो। अपनी एग्जाम्पल्स या अपने जो भी आपके ओपिनियंस हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, थैंक यू।